देखिए अपन इसमें संयुग्मी बल को अपन पढ़ चुके थे और उससे पहले एग्जाम्पल जो थे वो अपने सोल्व कर लिए थे। संयुग्मी बल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यांत्रिकी में सामान्य बल। ध्यान रहे यांत्रिकी में जो बल काम आते हैं यानी मैकेनिक्स में जो फोर्सेज यूज होते हैं वो सारे फोर्सेज संपर्क बल है। तो सबसे पहले अपन ये जाने कि कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल है क्या। यानी कि बल दो प्रकार के होते हैं, एक संपर्क बल होता है, एक असंपर्क बल होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, ये बल संपर्क बल नहीं है। लेकिन जैसे किसी वस्तु को अपन यो कहते हैं स्प्रिंग वाला बल है, या किसी वस्तु अपन टच कर रहे हैं या कह सकते हैं घर्षण बल है, तो ये कैसे बल है, संपर्क वाले बल हैं जहां की कॉन्टैक्टिंग हो रही है। तो मैं एक पहले ये लाइन हेडिंग डाल लें अपन कि जो अपनी बुक की हेडिंग है यांत्रिकी में सामान्य बल। टॉपिक है अपना यांत्रिकी में सामान्य बल, या मैं इसे कह सकता हूं जनरल फोर्सेस इन मैकेनिक्स। इन मैकेनिक्स, यांत्रिकी में सामान्य बल। तो यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैकेनिक्स के अंदर यानी कि यांत्रिकी में जो बल होते हैं वो प्राय कैसे होते हैं, संपर्क बल होते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसका नोट कर सकते हैं कि यांत्रिकी में प्राय, या यूं कह सकते हैं यांत्रिकी में सामान्यतः आने वाले बल कैसे हैं, संपर्क बल हैं। देखिए अपन यूं कह सकते हैं यांत्रिकी में आने वाले बल सामान्यतः संपर्क बल हैं, यानी कि कैसे हैं, कांटेक्ट फोर्स हैं। यांत्रिकी में जो बल आते हैं कैसे हैं, कांटेक्ट फोर्स। इसका मतलब पहले अपन ये देखें कि संपर्क बल होते हैं क्या हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अनुभव के आधार पर बलों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। अगर अपन संपर्क बल की बात करें तो देखो पहले इस पॉइंट को अपन लिख लें कि अनुभव के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं। के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं। ध्यान रहे दो प्रकार के बल हैं, उसमें नंबर 1 पहला जो प्रकार है वो है संपर्क बल। यानी कि कांटेक्ट फोर्स, या इसी को कह अपन संपर्क बल या कांटेक्ट फोर्स। तो उसे अपन जैसे संपर्क बल क्या है, जैसे मसल्स के द्वारा, पेशियों के द्वारा जो बल लग रहा है, घर्षण बल है, शान बल है, ये सब कैसे हैं, संपर्क बल है, कांटेक्ट फोर्स। अब मैंने एक लाइन पहले ही इसमें लिख दी कि यांत्रिकी में आने वाले बल कैसे हैं, संपर्क बल हैं। यानी कि अपन इस टॉपिक के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे संपर्क बल को ही, उसी की बातें अपन करेंगे। सामान्य इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखो संपर्क बल है क्या, इसकी परिभाषा दें। जब बल भौतिक संपर्क द्वारा लगाया जाता है, जब बल भौतिक संपर्क द्वारा लगाया जाता है, जब बल भौतिक संपर्क द्वारा लगाया जाता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। लगाया जाता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। अब इसके अपन एग्जाम्पल देखें, जैसे पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स। किसी मस्कुलर फोर्स अपनी बॉडी में जितने भी जो अपने उठना बैठना
ये जो अपन शारीरिक क्रियाएं करते हैं, इन सभी शारीरिक क्रियाओं के अंदर क्या होता है, मस्कुलर फोर्स कार्य करता है। हंसना, रोना, इन सारी शारीरिक क्रियाओं में क्या होता है, मस्कुलर फोर्स यूज होता है। तो देखिए, संपर्क बल, जब बल भौतिक संपर्क द्वारा लगाया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लिया पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स आ गया। फिर कह सकते हैं अपन घर्षण बल, शान बल, घर्षण बल, शान बल। ध्यान रहे, घर्षण बल का पूरा टॉपिक है अपने इस चैप्टर के अंदर। तो जो नेक्स्ट जो अपन ये टॉपिक पूरा करने के बाद यांत्रिकी में जो सामान्यतः जो बल हैं उसको पढ़ने के बाद अपन घर्षण बल को पूरे को डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं पेशीय बल, घर्षण बल, शान बल, वायु प्रतिरोध, वायु प्रतिरोध, इत्यादि। ये सब संपर्क बल है। दूसरा अपन लिख लें, दूसरा अपन जो देखो मैंने इसमें क्या कहा कि अनुभव के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं। वैसे बलों के और भी काफी सारे प्रकार हैं। तो पहला मैंने संपर्क बल लिखा है और यही अपन को क्या है इसके अंदर पढ़ना है। दूसरा है अपने पास असंपर्क बल, या उसे कह सकते हैं दूरस्थ बल, या उसे कहते हैं क्षेत्रीय बल। तो देखिए नंबर सेकंड, क्षेत्रीय बल, या इसे ही अपन क्या कहते हैं, दूरस्थ बल, दूरी पर कार्य करने वाले बल, या इसे ही कह सकते हैं आप असंपर्क बल। तो देखिए क्षेत्रीय बल या असंपर्क बल है क्या, इसको भी अगर अपन डिफाइन करें तो बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है, नाम में एक काम छुपा हुआ है इसका, कि जब बल बिना किसी भौतिक संपर्क के, जब बल बिना किसी भौतिक संपर्क के, जब बल बिना किसी भौतिक संपर्क के, या कह सकते हैं जब बल बिना किसी भौतिक संपर्क, जब बल बिना किसी भौतिक संपर्क अर्थात दूरी, जब बल बिना किसी भौतिक संपर्क अर्थात दूरी से कार्यरत होते हैं, अर्थात दूरी से कार्यरत होते हैं, तो उसे फोर्स फील्ड यानी कि क्षेत्रीय बल, तो उसे क्षेत्रीय बल कहते हैं। ये लीजिए, ये सिंपल डेफिनेशन अपन दे दी है। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, इसके अलावा विद्युत चुंबकीय बल, इत्यादि। ये लो, ये अपन ने जान लिए हैं कि बल के दो प्रकार, अनुभव के आधार पर बल के दो टाइप अपने जान लिए हैं। अब इसमें मोस्टली अपन संपर्क बल के जो एग्जांपल्स हैं उनको अपन थोड़ा सा एक एक डेफिनेशन के रूप में से थोड़ा सा समझेंगे हल्का सा, ताकि ये चीज़ अपने पास क्लियर हो सके। या यूँ कह सकते हैं कि यांत्रिकी में जो बल कार्य कर रहे हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी एक शामिल होता है, यानी कि अपन क्षेत्रीय बल को भी इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो देखिए, तो यांत्रिकी में सामान्य बल, टॉपिक क्या लिया है, यांत्रिकी में सामान्य बल यानी जनरल फोर्सेज इन मैकेनिक्स। इसमें मैंने क्या लिखा, यांत्रिकी में आने वाले बल सामान्यतः संपर्क बल है मोस्टली, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, क्षेत्रीय बल है। अब अपन एक एक बल को थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर समझ लेते हैं।
यांत्रिकी के जो बल हैं उनका अपन एज ए जनरल इंट्रोडक्शन अपन यहाँ पेश कर रहे हैं। देखो कौन कौन से बलों को अपन इसके अंदर काम में ले सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं भार यानी कि वेट। भार या वेट होता क्या है, यह पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित आकर्षण बल होता है, यानी जिस बल द्वारा वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है वही क्या कहलाता है, वस्तु का भार। तो अपन सिंपल सा कह सकते हैं जिस बल द्वारा वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, जिस बल द्वारा वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है वह वस्तु का भार कहलाता है। ध्यान रहे भार एक प्रकार का बल है, द्रव्यमान और भार में बहुत बड़ा अंतर है। अपन जो चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे यानी कि गुरुत्वाकर्षण वाला, तब वहाँ भार और द्रव्यमान में अपन अलग से अंतर भी लिखेंगे कि द्रव्यमान का मान रिमेन कांस्टेंट यानी कि नियत रहता है एक से दूसरे स्थान पर, लेकिन भार बदल जाता है गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार। द्रव्यमान अदिश राशि है और भार कैसी है, सदिश राशि। द्रव्यमान का मात्रक जहाँ अपन किलोग्राम लेते हैं, भार का मात्रक क्या लेंगे, न्यूटन, क्योंकि भार एक प्रकार से क्या है, बल है। तो मैंने क्या लिखा, जिस बल द्वारा वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है वह वस्तु का भार कहलाता है। तो देखो यदि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m वे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g हो तो वस्तु का भार W = mg होगा। ये लो, भार को मैं किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, W से, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि बल = द्रव्यमान × त्वरण होता है। तो यहां द्रव्यमान तो m है, लेकिन त्वरण की जगह कौन काम करेगा भार के अंदर, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां स्मॉल g से यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अपने पास हो गया। तो पहला अपन ने बल लिख लिया, यांत्रिकी में जो बल आ रहे हैं उनके बारे में। नंबर 1 के बाद नंबर 2 अपन बात करेंगे प्रतिक्रिया अथवा अभिलंब बल। प्रतिक्रिया अथवा अभिलंब बल। ये देखो, ये बल प्रतिक्रिया अथवा अभिलंब बल, ये बल इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आने वाला होगा। जब अपन क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो सोल्व करेंगे, जब अपन अपनी पुस्तक के जब आंकिक प्रश्न सोल्व करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की सहायता से, तो वहां ये बल बहुत अधिक अपने पास क्या होगा, काम आएगा। देखो ये है क्या, थोड़ा सा अपन इसे जाने। देखो जैसे ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है। आपको पता है कि इसका जो भार है W = mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। तो इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जो नॉर्मल फोर्स है वो मैंने मान लिया कि n है, तो वो कहाँ होगा, इस तरह से। तो अब देखा आप इसमें क्या कह सकते हैं, यो डिफाइन कर सकते हैं जब किसी वस्तु को एक दृढ़ सतह पर रखा जाता है, ये दृढ़ सतह, जब किसी वस्तु को एक दृढ़ सतह पर रखा जाता है तो वस्तु पर उसकी संपर्क सतह, भाई ये इसकी संपर्क सतह हो गई, तो वस्तु पर उसकी संपर्क सतह, यही तो कह रहा हूं, संपर्क सतह के अभिलंबवत एक बल लगता है, संपर्क सतह के अभिलंबवत एक बल लगता है। इस अभिलंबवत जो बल लगता है इसे ही प्रतिक्रिया बल या अभिलंब बल कहते हैं। अब देखिएगा, अगर मान लिया किसी कोण पर झुका हुआ कोई तल है, अगला एग्जांपल में देख रहा हूं, ये नत्तल है, ये कोण थीटा पर है, ये क्या है, किसी कोण पर झुका हुआ क्या है, कोई मैंने तल बना लिया है। अब देखिए यहां पर ये कोई वस्तु को मैंने रखा हुआ है। अब आप इस पर लगने वाले बलों को देखें, आप कैसे मैं शो करूंगा। इसका जो भार है
वो तो mg तो क्या है, नीचे की ओर है। अब mg नीचे की ओर है, मैंने क्या कहा कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल है क्या भाई, अभी भी मैंने परिभाषा बताई कि वस्तु पर उसकी संपर्क सतह के अभिलंबवत, ये संपर्क सतह हो गई, तो इसके अभिलंबवत यानी कि इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये क्या लग गया है, n हो गया है। ये लो, ये अभिलंब प्रतिक्रिया संपर्क सतह के अभिलंबवत इस डायरेक्शन में अपन इस बल को बनाएंगे। अब गौर कीजिएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। और अगर ये एंगल थीटा बनेगा तो मैं बाहर mg के भी दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं। कैसे, थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट्स होगा वो तो होगा mg cos थीटा, और इसके लंबवत जो दूसरा कंपोनेंट्स होगा वो होगा mg sin थीटा। ये लीजिए, यहां मैंने इसको ये बना दिया है, तो यहां अभिलंब प्रतिक्रिया बल को मैंने शो कर दिया है। ये चीज आपके कई जगह काम आएगी, इसलिए आप इस पे विशेष जोर दे रहे हैं। अब देखें, अब प्रतिक्रिया अथवा अभिलंब बल, अब मैं इसकी परिभाषा को व्यक्त कर देता हूं। तो मैं क्या कहता हूं, जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को एक दृढ़ सतह पर रखा जाता है, जब किसी वस्तु को एक दृढ़ सतह पर रखा जाता है, जब किसी वस्तु को एक दृढ़ सतह पर रखा जाता है, तब वह वस्तु पर, जब किसी वस्तु को एक दृढ़ सतह पर रखा जाता है तब वह रखा जाता है, तब वस्तु पर रखा जाता है, तब वस्तु पर उसकी संपर्क सतहों के, तब वस्तु पर उसकी संपर्क सतहों, तब वस्तु पर उसकी संपर्क सतहों के अभिलंबवत तब वस्तु पर उसकी संपर्क सतहों के अभिलंबवत एक बल लगता है। जिसे अभिलंब बल या प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो देखिए, अपन ने यांत्रिकी के बलों के अंदर पहला जो बल अपन ने जान लिया है वो है भार, दूसरा अपन ने जान लिया है प्रतिक्रिया अथवा अभिलंब बल। अब तीसरी अपन बात कर लेते हैं इसमें पेशीय बल, यानी कि मस्कुलर फोर्स होता क्या है। देखिए नंबर थर्ड, पेशीय बल या इसे अपन कह सकते हैं मस्कुलर फोर्स। पेशीय बल है क्या, एक प्रकार का संपर्क बल है, या यूं कह सकते हैं अपनी जो शारीरिक क्रियाएं जो हो रही हैं उनमें जो बल कार्य कर रहे हैं, उठना बैठना चलना हंसना रोना, इन सब के अंदर जो फोर्स कार्य कर रहा है वो फोर्स है पेशीय बल, यानी मस्कुलर फोर्स है। अब वो मस्कुलर फोर्स क्या है देखिएगा, पेशीय बल या मस्कुलर फोर्स तो मैं कह सकता हूं मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप, मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को, मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप
मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। ये लीजिए। और क्या कह सकते हैं, संपर्क बल है। तब लगता है जब पेशियां किसी वस्तु के क्या होती है, संपर्क में आती है। यह है संपर्क बल। तब लगता है जब यह संपर्क बल तब लगता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में आती हैं। जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में आती है, तभी ये बल क्या होता है, लगता है। उदाहरण अगर देखना चाहें तो शारीरिक क्रियाओं में भिन्न भिन्न पेशियों द्वारा बल लगाया जाता है। देखिए अपन इसका उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण में अपन क्या कह सकते हैं, भिन्न शारीरिक क्रियाओं में देखो, अगर अपन खाने को भी निगल रहे हैं, भोजन को, तो उसके अंदर भी कौन सा बल लग रहा है, पेशीय बल ही कार्य कर रहा है। तो आप यूं कह सकते हो कि भिन्न शारीरिक क्रियाओं में भिन्न शारीरिक क्रियाओं में भिन्न पेशियों द्वारा, यानी कि भिन्न मसल्स, भिन्न पेशियों द्वारा बल लगाया जाता है। ये लो, भिन्न शारीरिक क्रियाओं में भिन्न पेशियों द्वारा बल लगाया जाता है। तो देखिए अपन ने यांत्रिकी में जो सामान्य बल है उसमें पहला अपन ने जाना है भार को, दूसरा अपन ने जाना है प्रतिक्रिया अथवा अभिलंब बल को, और तीसरा अपन ने जान लिया है इसके अंदर पेशीय बल को। अब नंबर 4 अपन इसके अंदर जो जानेंगे वो अपन लेंगे नंबर 4 पे स्प्रिंग बल, कि स्प्रिंग बल है क्या। सिंपल से पॉइंट्स हैं। देखिएगा, अब नंबर अपन ने कितने बल लिख लिए, पहला लिखा था आपने भार, दूसरा अपन ने लिखा है प्रतिक्रिया बल, तीसरा अपन ने ले लिया था इसके अंदर पेशीय बल। नंबर 4 में इसमें ले रहा हूं स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल या इसे कह सकता हूं मैं कमानी बल। देखो भाई, ये बल बहुत काम का है और अपने बहुत सारे चैप्टरों के अंदर यूज होगा। इससे आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है वर्क पावर एनर्जी, उसमें भी यूज होगा। इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवगति का जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे सेकंड बुक का, उसके अंदर भी ये मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फोर्स होगा। तो अब देखिए, स्प्रिंग बल या कमानी बल है क्या। इसमें अपन कह सकते हैं किसी भी स्प्रिंग को
किसी भी स्प्रिंग को उसकी लंबाई में होने, अपन जब किसी भी स्प्रिंग को दबाते हैं या उसको अपन खींचते हैं तो आपने देखा होगा कि स्प्रिंग को जितना अपन बल लगाएंगे उतना अधिक वो खींचेगी या उतना अधिक क्या होगी, वो दबेगी। तो अपन यूँ कह सकते हैं किसी भी स्प्रिंग के लिए एक सामान्य सी बात यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक स्प्रिंग इसकी लंबाई में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। यानी कि और यह प्रतिरोध बल में लंबाई में परिवर्तन के साथ क्या होता है, बढ़ता जाएगा। जितना अपन स्प्रिंग को खींचेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। यानी कि ये जो बल है वो उसकी लंबाई में परिवर्तन के क्या है, समानुपाती है। यानी लोग कह सकते हैं लंबाई में वृद्धि के क्या है, समानुपाती है। तो देखिए स्प्रिंग बल का अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है वो अपन हम नोट करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, प्रत्येक स्प्रिंग इसकी लंबाई में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक स्प्रिंग इसकी लंबाई में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यानी अपन जितना दबाएंगे उसके विपरीत ही क्या लगेगा, बल लगेगा, या जितना खींचेंगे उसके विपरीत भी क्या लगेगा, बल लगेगा। तो मैंने यही लिखा है, प्रत्येक स्प्रिंग इसकी लंबाई में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। और ये प्रतिरोधी बल लंबाई में परिवर्तन के साथ क्या होता है, बढ़ता है। यह प्रतिरोधी बल लंबाई में परिवर्तन के साथ बढ़ता है। यह प्रतिरोधी बल लंबाई में परिवर्तन के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। और देखिए इस बल को इस फॉर्मूले से दिया जाता है, के साथ बढ़ता है। इस बल को निम्न सूत्र से दिया जाता है। यहां अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्यों और कैसे नहीं जान रहे हैं। यहां जब अपन इस बल को अलग से पढ़ेंगे सेपरेटली, तब अपन इसके बारे में विस्तार पूर्वक इसके ग्राफ वगैरह सब खींचेंगे। तो मैंने क्या कहा, इस बल को निम्न सूत्र से दिया जाता है, F = -kx। यहां कौन क्या है वो देखिएगा। यहां F तो क्या है, बल हो गया। यहां पर जो K है इसे कहा जाता है स्प्रिंग नियतांक, या इसे कहते हैं बल नियतांक, कमानी नियतांक भी कह सकते हैं। K है कमानी नियतांक, या इसे आप कह दें बल नियतांक। कमानी नियतांक, या इसे क्या कह देंगे अपन, बल नियतांक। और x क्या है, लंबाई में परिवर्तन। x यहां पर क्या है, लंबाई में परिवर्तन को दर्शाता है। और यहां ऋणात्मक चिन्ह देखो, k के बारे में लिख लिया, x के बारे में लिख लिया। अब किसकी बात कर रहे हैं, ऋणात्मक चिन्ह की। जो नेगेटिव का साइन आ रहा है, यानी जो ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, ये बल की विपरीत, बल जो है उसकी विपरीत दिशा में क्या है, विस्थापन है। ये कह सकते हैं ऋणात्मक चिन्ह बल के विपरीत विस्थापन को व्यक्त करता है। ये लीजिए, ये अपन ने स्प्रिंग फोर्स भी अपन ने जान लिया है। नंबर 5, पांचवा जो इसमें बल में लेता हूं वो बल में ले रहा हूं इसके अंदर उत्प्लावन बल, यानी कि बायोनेंसी फोर्स।
उत्प्लावन बल या बायोनेंसी फोर्स। देखो उत्प्लावन बल है क्या, जब अपन किसी वस्तु को किसी तरल में डालते हैं तो उस तरल के द्वारा उस वस्तु के ऊपर की ओर एक उठाव बल लगता है जो कि वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के क्या होता है, बराबर होता है। इस बल को ही कहा जाता है उत्प्लावन बल। ध्यान रहे आपके सिलेबस में पूरा एक तरल के नाम से पूरा एक बड़ा चैप्टर है जहां आपको उत्प्लावन बल को खूब विस्तार से पढ़ने के लिए मिलेगा। यहां तो अपन केवल उसको डिफाइन कर रहे हैं, केवल परिभाषा दे रहे हैं कि होता क्या है। तो देखो उत्प्लावन बल को मैं क्या कह सकता हूं, तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर, तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर, तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर, तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल, तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। और तरल पदार्थों का यह गुण कहलाता है उत्प्लावकता। तरल पदार्थों का यह गुण उत्प्लावकता कहलाता है। तरल पदार्थों का यह गुण ही क्या कहलाता है, उत्प्लावकता कहलाता है। ये अपन ने इसके बारे में लिख लिया है। अब देखो भाई, अगर उत्प्लावन बल के लिए अपन देखें कि क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो उत्प्लावन, उत्प्लावन बल, इसका जो अपन फॉर्मूला लेते हैं ये होता है एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के तुल्य होता है। वस्तु द्वारा हटाए गए तरल का भार। देखो तरल से तात्पर्य होगा कि जिनका प्रवाह होता है, जिसमें द्रव भी आगे और क्या आगे, गैस। द्रव और गैस दोनों ही तरल के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो यहां अपन ने पांचवा बल जान लिया है उत्प्लावन बल। अब नंबर 6 अपन जो फोर्स पढ़ेंगे लास्ट, वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, वो है तनाव बल, यानी कि टेंशन फोर्स है। उससे वो होता क्या है उसको अपन अब पढ़ेंगे। तनाव बल के बाद फिर अपन डिटेल से जिस टॉपिक को अपन जानेंगे वो है घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन, जो कि अपने सिलेबस का बड़ा टॉपिक है। तो देखिए भाई, नंबर 6 तनाव या टेंशन फोर्स। ये एक प्रकार का बल ही है। ये होता क्या है, किसी तनी हुई रस्सी हो, कोई भी तनी हुई रस्सी अथवा चेन द्वारा आरोपित बल के विरुद्ध जो बल लगता है वही बल क्या कहलाता है, तनाव बल कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं किसी तनी हुई रस्सी किसी तनी हुई रस्सी अथवा चेन द्वारा या चेन द्वारा, किसी तनी हुई रस्सी या चेन द्वारा आरोपित बल के विरुद्ध, चेन द्वारा आरोपित बल के विरुद्ध, किसी तनी हुई रस्सी या चेन द्वारा आरोपित बल के विरुद्ध लगाए गए बल के विरुद्ध लगाए गए
बल को, आरोपित बल के विरुद्ध लगाए गए बल को ही क्या कहेंगे अपन, तनाव बल कहते हैं। लगाए गए बल को तनाव कहते हैं, या इसे आप कह सकते हैं तनाव बल कहते हैं। ये अपन ने इसको परिभाषित कर दिया है। ध्यान रहे इसकी दिशा सदैव वस्तु से दूर होती है, तनाव बल की इसकी दिशा सदैव वस्तु से दूर होती है। क्यों होती है, देखो, क्योंकि इसकी दिशा सदैव वस्तु से दूर होती है, क्योंकि तनाव सदैव वस्तु को क्या है, खींचता है। क्योंकि तनाव सदैव वस्तु को खींचता है। या एक तरह से एक डेफिनेशन और सिंपल से अपन दे सकते हैं, किसी भी डोरी के अंदर, यूं कह सकते हैं अपन, सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, किसी डोरी के प्रत्यानयन बल को ही क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। यूं भी आप कह सकते हो। किसी डोरी के प्रत्यानयन बल को तनाव कहते हैं। ये लीजिए एक सिंपल डेफिनेशन अपन ये दे सकते हैं। तो यहां अपन ने एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है, और वो है यांत्रिकी में सामान्य बल, यानी जनरल फोर्सेस इन मैकेनिक्स। अब अपन इसमें डिटेल से अपनी बुक के जो हेडिंग है, वो हेडिंग अपने दी हुई है, वो है घर्षण बल, यानी कि फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन है क्या, अब उसको अपन अच्छे से अब अपन समझेंगे उसे कि वो टॉपिक क्या है। देखो भाई, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है अथवा फिसलने का प्रयास करती है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है अथवा फिसलने का प्रयास करती है, तो उसके गति के विरुद्ध एक बल लगता है जो कि गति का विरोध करता है। इस बल को ही कहा जाता है घर्षण बल। तो अब अपन जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है घर्षण या फ्रिक्शन, जो कि एक प्रकार का कैसा है, संपर्क बल है, यानी कांटेक्ट फोर्स है। तो सबसे पहले अपन इसको डिफाइन कर लें, सिंपल डेफिनेशन दे लें कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा उनके बीच आपेक्षिक गति हो, तथा उनके बीच
जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा उनके बीच आपेक्षिक गति हो। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा उनके बीच आपेक्षिक गति हो तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है, के बीच एक बल कार्य करता है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा उनके बीच आपेक्षिक गति हो तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। जो गति का विरोध करता है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा उनके बीच आपेक्षिक गति हो तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, इस बल को घर्षण बल तथा इस प्रक्रिया को घर्षण कहते हैं। घर्षण बल तथा इस प्रक्रिया को घर्षण यानी कि फ्रिक्शन देखो, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा उनके बीच आपेक्षिक गति हो तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल तथा इस प्रक्रिया को घर्षण कहते हैं। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है भाई, घर्षण कहलाती है। तो देखो ये अपन ने इसके बारे में लिख लिया है। अब अपन घर्षण बल की कुछ विशेषताएं देखेंगे कि क्या इसकी विशेषता है। देखो नंबर ABC करके इसके पॉइंट देखेंगे। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि घर्षण बल एक असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, असंरक्षी बल है। असंरक्षी बल से मतलब होता है ऐसे बल जिनके अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। अगर कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है तो वो बल कहलाते हैं संरक्षी बल। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, लेकिन घर्षण बल कैसा है, असंरक्षी बल है, यानी कि किया गया कार्य पथ पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो नंबर A पॉइंट में कह सकता हूं यह एक असंरक्षी बल है। यह एक असंरक्षी बल है। ये लो, पहली एक विशेषता तो ये आ गई है। असंरक्षी बल का मैंने मतलब बता ही दिया कि वह बल जिसमें किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है, तो असंरक्षी बल कहलाता है। और किया गया कार्य अगर पथ पर निर्भर नहीं करता है तो वो कहलाता है संरक्षी बल। नंबर B, अगली विशेषता, ये एक स्वीकार्यत बल है। यह एक कार्यरत बल, सेल्फ एक्टिंग फोर्स। देखो ये बल अपन लगाते नहीं है, ये बल अपने आप ही ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। जैसे कोई वस्तु कहीं रखी हुई है, अगर कोई वस्तु किसी सरफेस पर रखी हुई है, अगर मैं इसे खींचने का प्रयास कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं जो बल लगा रहा हूं उस बल के विरुद्ध एक बल इसमें उत्पन्न हो गया है जो इसको खींचने का या इसको धक्का देने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। वही क्या है, घर्षण बल, यानी ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाला बल है। यानी यूं कह सकता हूं ये सेल्फ एक्टिंग फोर्स है, स्व कार्यरत बल है।
तीसरी अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं तो ये एक स्वयं समायोजित बल है, यानी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। यह एक स्वयं यानी कि सेल्फ यह एक स्वयं समायोजित बल, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। यह एक स्वयं समायोजित क्या है, बल है, यानी कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसे है देखो, वही बात, अगर मैंने मान लिया कोई वस्तु यहां रखी हुई है, आप ऐसे समझें ये कोई सरफेस है, अगर मैं इस पर इधर बल लगा रहा हूं इसको खींचने के लिए, वस्तु नहीं खिसकी। जैसे मान लिया कि मैंने 30 न्यूटन का इसके ऊपर बल लगाया, वस्तु नहीं खिसकी, यानी 30 न्यूटन का इसने मेरे विरुद्ध क्या कर दिया, बल लगा दिया, अपना आप एडजस्ट कर लिया। मैं जैसे ही इस फोर्स को बढ़ा करके 40 न्यूटन कर दूं तो ये 40 न्यूटन हो गया, और 50 न्यूटन करते ही ये संतुलन की अवस्था में आ गया, खिसक सकती है। 50 से ऊपर करते ही ये क्या होगी, गति प्रारंभ कर दे। कहने का मतलब ये है कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितना मैं बल लगा रहा हूं, जितना इसका मैक्सिमम मान हो सकता है वहां तक इसने अपने आप को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। स्वयं समायोजित किया है बल है। तो अपने 3 विशेषताएं इस बल की देख ली। यह एक असंरक्षित बल है, यह एक स्वयं कार्यरत बल है यानी सेल्फ एक्टिंग फोर्स है, यह एक स्वयं समायोजित किया है बल है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। नंबर डी, यह वस्तुओं के बीच आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। तो इसकी उत्पत्ति का कारण भी लिख देते हैं, यह है वस्तुओं के बीच आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह वस्तुओं के बीच आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, अन्योन्य क्रिया के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगली एक विशेषता और, यह विद्युत चुंबकीय बल है, यानी कि प्रकृति से देखें तो यह विद्युत चुंबकीय बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, फोर्स है। नंबर एफ, उसे मैं यही लिख देता हूं। तो देखिए अपने विशेषताएं देख ली है कि स्वयं समायोजित बल है, स्वयं कार्यरत बल है, आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न, आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण ये बल उत्पन्न होता है, और ये कैसा है, विद्युत चुंबकीय बल है। मैं ये और कहता हूं कि घर्षण बल के परिमाण की एक निश्चित सीमा होती है, जहां पर इसमें देख लिया कि जैसे 40-50 न्यूटन तक था, उसके बाद इसने गति प्रारंभ कर दिया, यानी इसकी एक क्या होती है, निश्चित सीमा होती है। तो मैं कह सकता हूं इसके परिमाण की एक निश्चित सीमा होती है। इसके किसकी, घर्षण बल के। इसके परिमाण की एक निश्चित सीमा होती है तथा इसका मान इस सीमा से अधिक नहीं हो सकता। तथा इसका मान इस सीमा से अधिक नहीं हो सकता। ये लो, क्या कहा, इसके परिमाण की एक निश्चित सीमा होती है तथा इसका मान इस सीमा से अधिक नहीं हो सकता। नंबर एफ तक के मैंने इसकी प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। अब देखो, अगर किसी वस्तु पर इस सीमा से अधिक अगर अपन बल लगा दें, जब वस्तु पर इस आरोपित बल का मान अधिकतम घर्षण बल से अधिक हो जाता है, तो वस्तु न्यूटन के गति के नियमानुसार क्या होगी, गति करना प्रारंभ कर देगी।
यानी कि घर्षण बल का मान एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होता है, एक निश्चित सीमा होती है। अगर उस सीमा से अधिक अगर अपन उसके ऊपर बल आरोपित कर रहे हैं तो वस्तु न्यूटन के गति के नियमानुसार क्या होती है, गति प्रारंभ कर देती है। तो नंबर F पॉइंट में अपन आगे और लिख लेते हैं। तो देखिए नंबर F को ही पहले पूरा कर दूं मैं कि इसके परिमाण की एक निश्चित सीमा होती है तथा इसका मान इस सीमा से अधिक नहीं हो सकता। इससे आगे फिर मैं क्या कह रहा हूं, देखो, जब किसी वस्तु पर आरोपित बल जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर आरोपित बल जब किसी वस्तु पर आरोपित बल अधिकतम घर्षण बल से अधिक हो तो आरोपित बल अधिकतम घर्षण बल जब किसी वस्तु पर आरोपित बल अधिकतम घर्षण बल से क्या हो, अधिक होता है या अधिक होता है। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल अधिकतम घर्षण बल से अधिक हो तो वस्तु न्यूटन के नियमानुसार त्वरित होती है। वस्तु न्यूटन के नियमानुसार त्वरित होती है। न्यूटन के नियम के अनुसार वस्तु क्या होगी, त्वरित हो जाएगी, उसके अंदर क्या होगा, त्वरण होगी। अब देखिए एफ के बाद नंबर G, एक प्रॉपर्टी और अपन जाने, और भी प्रॉपर्टी है, अपन ऐसे तक लिखेंगे। नंबर G में कह सकता हूं दो सतहों के बीच कार्य करने वाले अधिकतम घर्षण बल का मान दोनों सतहों की प्रकृति पर निर्भर करेगा, उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए नंबर G पॉइंट के अंदर मैं लिख सकता हूं दो सतहों के बीच कार्य करने वाले दो सतहों के बीच कार्य करने वाले दो सतहों के बीच कार्य करने वाले अधिकतम घर्षण बल का मान कार्य करने वाले अधिकतम घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करने वाले अधिकतम घर्षण बल का मान दोनों सतहों की प्रकृति बल का मान दोनों सतहों की प्रकृति अधिकतम घर्षण बल का मान दोनों सतहों की प्रकृति एवं इन सतहों के अभिलंब संपर्क बल पर निर्भर करता है। एवं इन सतहों, ये अपन प्रूफ करेंगे भी आगे, इसी में पढ़ेंगे। एवं इन सतहों के अभिलंब एवं इन सतहों के अभिलंब संपर्क बल पर निर्भर करता है। अभिलंब संपर्क बल पर क्या करता है, निर्भर करता है। यह संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना भाई। और यही एक तरह से क्या है, घर्षण का नियम भी है। यूँ कह सकते हैं कि ये संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि मैं यहाँ इस पॉइंट में ये भी लिख रहा हूँ कि नंबर G के अंदर कि ये संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह
संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये लो भाई, तो ध्यान रहे यहाँ मैंने ये इतनी इसकी जो बल की जो विशेषताएं लिखी हैं, इनमें से ध्यान रहे ये जो नंबर G1 लिखी है, इसमें मैंने क्या कहा है कि दो सतहों के बीच कार्य करने वाले अधिकतम घर्षण बल का मान दोनों सतहों की प्रकृति एवं इन सतहों के अभिलंब संपर्क बल पर क्या करता है, निर्भर करता है, लेकिन ये संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, घर्षण का नियम कहते हैं। तो देखो अपन ने यहाँ तक के पॉइंटों को डिस्कस कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस इसमें करेंगे वो पॉइंट होगा कि घर्षण बल कहाँ तो सहायक है और कहाँ ये विरोधी है, यानी कहीं तो ये गति में सहायक होगा और कहीं ये क्या करेगा, गति का विरोध करेगा। उस पॉइंट को और अपन अब समझेंगे। नंबर G तक के पॉइंट अपन ने इसके डिस्कस कर लिए हैं।